ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा दावा किया है। सीएम खट्टर ने चुनाव में बीजेपी के 75 सीटें जीतने का दावा किया है। विधायकों ने, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी का विस्तार, पार्टी की मजबूती, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है 75+ का, उसको पार कर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कई विधायकों ने, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी का विस्तार, पार्टी की मजबूती, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है 75+ का, उसको पार कर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सुना आपने कि एक बार फिर से दावा किया मिशन 75+ का। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है 21 अक्टूबर, यानी कि आज से ठीक एक महीने बाद महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। नतीजे 24 को आएंगे। नकवी ने क्या कुछ कहा है इस पर, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। क्या समीकरण है उसकी दृष्टि से चुनाव के अभियान से संबंधित, चुनाव के प्रचार से संबंधित सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और जो भी तिथियां सामने आई हैं उसके अनुसार जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और इन राज्यों में पुनः सरकार बनाएगी। जी सर, पीएम मोदी आज यूएस के लिए गए हैं। जाने से पहले उन्होंने बोला है कि जो हाउडी मोदी है। तो सुना आपने मुख्तार अब्बास नकवी को इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि अब बीजेपी किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी। देशरत्नम जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2019 में जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर कुछ समय पहले आपने देखा होगा सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष बनी थी। ऐसे में क्या ये समझा जाए इस वक्त जो लड़ाई है वो सोनिया गांधी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है? दूसरा परिवार का दूसरा व्यक्ति आता है तो बात तो बड़ी साफ है कि जिम्मेदारी उनकी बनेगी, नैतिक भी बनेगी और किसी भी आधार, मूलभूत आधार की बात करें उस पर भी बनेगी। तो देखिए, हालात वहां पर ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ के भाजपा में भी आ गए हैं और कुछ समय पहले हुड्डा जी ने भी बोला था कि हम छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी, तो किसी तरह वहां बात संभल गई। लेकिन हालात ऐसे हैं कि दिख अच्छे नहीं रहे हैं वहां पर कांग्रेस के लिए या और भी कोई विपक्ष है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो अंतरिम अध्यक्ष पद से वो छोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनके जो सीटें हैं पहले से कम होती हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। रोहित, यहाँ मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और एक बार हमारे दर्शकों को भी इस बारे में जानकारी दीजिए, इंसाइट दीजिए कि जहां एक तरफ बीजेपी हरियाणा को लेकर 370 हटने के बाद जो दावा कर रही है कि मिशन 75+ जाएंगे, हमारे जो आंकड़े हैं वो आगे भी बढ़ेंगे, पर क्या बेरोजगारी, किसानों की हालत, महिलाओं का कानून व्यवस्था के जो हालात है, क्या ये मुद्दे नहीं बनेंगे इस चुनाव में? देखिए, भारत में कभी भी आप पिछले 70 सालों का पूरा निकाल लीजिए, 1950 के चुनाव से लेकर के अब तक के तमाम चुनाव देख लीजिए, भारत में चुनाव हमेशा से एक सेंटिमेंट ड्रिवन चुनाव रहे हैं। भारत में चुनाव में रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दे पहले जरूर बोले जाते हैं और बाद में भी गाए जाते हैं, लेकिन कभी भी ये चुनावी मुद्दे नहीं बनते। चुनावी मुद्दे जो बनते हैं वो युद्ध बनते हैं, इसके अलावा चुनावी मुद्दे बनते हैं, राम मंदिर बनते हैं, इसके अलावा जो चुनावी मुद्दे बनते हैं वो दूसरे तरह के थे। इंदिरा गांधी के जमाने में बने थे, उसके पहले नेहरू के जमाने में बने थे, राजीव के जमाने में बने, नरसिम्हा राव के जमाने में बने। कभी भी ग्लोबलाइजेशन मुद्दा नहीं बना नरसिम्हा राव के चुनाव का। कभी भी जो चंद्रशेखर की सरकार गिरी, चाहे वीपी सिंह की सरकार गिरी, चाहे उसके अलावा उस बाद में जितनी सरकारें बनी, किसी सरकार के चुनाव में ये मुद्दा नहीं बना कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने को नहीं मिला, किसने धोखा दिया, किसने हमारी सरकार गिनाई, किसकी जातिवाद की सरकार थी, किसकी नहीं थी, यही मुद्दे रहे। और ये कहीं भी, इवन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी मुद्दा ये नहीं बन रहा था कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कितने लोगों को क्या मिला, भ्रष्टाचार मुद्दा बना था, लेकिन पब्लिक के काम की चीजों को मुद्दा नहीं बनाया गया था। इसीलिए जो रोजगार और आर्थिक आंकड़े ये तब तक मायने नहीं रखते जब तक कि इतने व्यापक ना हो जाए कि लोगों के मुंह में दाना आना बंद हो जाए। इससे सेंटिमेंट, और सारी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को जानती हैं कि आंकड़ों के खेल में अगर आप जनता को उलझाएंगे तो आंकड़े खेल में जनता नहीं उलझ पाती। जनता को मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं,
फिलहाल बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। कई अहम दूसरी तरफ मुद्दे पे कांग्रेस चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्यों में एक ही दिन यानी कि 21 अक्टूबर, आज से ठीक एक महीने बाद वोटिंग होगी और 24 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव 21 तारीख को किए जाएंगे, मतगणना 24 को होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि ठीक एक महीने बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल 2 और हरियाणा का 2 नवंबर और महाराष्ट्र का 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ और हरियाणा में करीब 2 करोड़ वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल 21 अक्टूबर को करेंगे। जनता 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट डालने जाएगी। इस वक्त आपको बता दें कि दोनों में बीजेपी की सरकार है। ये मुद्दे हैं, इनकी बात करेंगे, लेकिन जमीन पे जो हो रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हरियाणा में, आप कहीं भी चले जाओ हरियाणा में इतनी बेरोजगारी कभी हरियाणा में नहीं हुई और वही हालत सारे देश में है। तो मुद्दे तो वही होंगे ना जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो होंगे और इनके जो मुद्दे होंगे वो आपको जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इनके मुद्दे क्या होंगे। ये 370 की बात करेंगे, ये अपने सशक्त सरकार की बात करेंगे, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, किसान को भाड़ा नहीं मिल रहा, ये जो अपने तीसरे फेज पे जो किसान का पैसा था वो 6,000 रुपया वो भी नहीं मिल रहा, तो असली मुद्दे तो ये हैं। सर, वहीं पे आपने आज ट्वीट भी किया है इकोनॉमी को लेके, तो क्या सरकार इकोनॉमी का मुद्दा उठाएगी, इकोनॉमी पे बात करेगी? कभी नहीं करे। इकोनॉमी पे होगी सरकार इकोनॉमी पे जो आर्थिक स्थिति आज के दिन, कभी उसके बारे में बात नहीं करेगी। क्यों कहेगी क्या? हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण के साथ आरपी सिंह मौजूद है। अरुण, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है पहली उनकी चुनाव की तारीखों के ऐलान पर? देखिए, 21 अक्टूबर की डेट इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दी है जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र और हरियाणा में, और 24 को रिजल्ट्स आएंगे। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब, कितने तैयार हैं आप लोग महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए? पूरी तरह तैयार। और ये तैयारी एक नहीं कोई अभी 15 दिन, महीने, 2 महीने तैयारी, पिछले 5 साल से लगातार सरकारें काम कर रही हैं और निरंतर लोगों के भले के लिए काम कर रही हैं और एक साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सरकारों ने दिया है और लोग इस पक्ष में कि उनको कई सालों बाद राहत मिली है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरी सरकार मिली है। लेकिन आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में और महाराष्ट्र में वो आपको दिक्कत नहीं करेगी? हालांकि आपके दोनों चीफ मिनिस्टर ने पूरे स्टेट की यात्रा की है। यात्रा आपने देखा, दोनों स्टेट के लीडरशिप पॉपुलर लीडर्स हैं आज, मतलब वो 5 साल पहले लीडर्स चीफ मिनिस्टर्स बने और आज बहुत पॉपुलर लीडर है वहां पे। आज दोनों, मैं कह सकता हूं, दोनों अपने अपने स्टेट में टॉलेस्ट लीडर बन गए। आज मनोहर खट्टर के बराबर का कोई स्टेट लीडर है नहीं और कांग्रेस के पास तो लीडरशिप ही नहीं है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी जो हमारे पास लीडरशिप, उसका मुकाबला कांग्रेस कर नहीं सकती। तो हमारी लीडरशिप और पिछले 5 सालों में अच्छी सरकारें दी हैं, ईमानदार सरकारें दी हैं, तो लोग चाहते हैं और उससे पहले की सरकार से कंपेयर करते हैं लोग कि किस प्रकार भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, किस प्रकार अशोक चौहान के टाइम में कैसे भ्रष्टाचार हुए, उनके किस प्रकार मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बदले गए, ऐसे हरियाणा में हुड्डा जी पे कितने इल्जाम लगते थे। तो लगातार आपके ऊपर एक चार्ज लगता है। हालांकि खासतौर पर अगर आप अभी पिछले कई दिनों में देखें तो काफी बड़े बड़े सिटिंग एमएलएज, फॉर्मर मिनिस्टर्स आपकी पार्टी में ज्वाइन किए। आपके ऊपर एलिगेशन लग रही है कि आप लोग जोड़ तोड़ कर रहे हैं सिर्फ जीतने के लिए। देखिए, राजनीति में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं, कब जाते हैं? जब उनको अपनी लीडरशिप से विश्वास उठ जाता है। आज कांग्रेस में या बाकी पार्टीज में उनकी लीडरशिप से लोगों को विश्वास उठ गया क्योंकि उनका आज वैचारिक मतभेद है। मैं उदाहरण देता हूं, हुड्डा जी कहते हैं कि मुझे 370 हटाई गई, ठीक है। कांग्रेस के कई नेता कहते हैं 370 हटाई गई, ठीक है, और कुछ जो उनके शीर्ष नेता है वो 370 हटाने के विरोध में है। तो कंफ्यूजन है। ऐसी प्रदेशों में भी उनके जो लोकल इश्यूज पे जो लीडरशिप है वो कुछ और कहती है, उनके सेंट्रल लीडरशिप। हरियाणा के चुनाव का मुद्दा कैसे हो सकता है? हरियाणा चुनाव के लिए और महाराष्ट्र चुनाव के लिए वहां के लोकल मुद्दे नहीं होंगे क्या, कि सिर्फ ये दोनों चुनाव के लिए 370 मुद्दा बनेगा?
कि राहुल गांधी जब थे अध्यक्ष थे तो अपने कुत्ते के लिए ज्यादा समय देते थे, हमारे लिए समय कम देते थे। साहब एक सवाल आ रहा है स्टूडियो से कि ये जो आपने मुद्दे कहे, ये मुद्दे वहां पर कैसे रेजोनेट करेंगे लोगों में? वहां तो लोकल मुद्दे होंगे, लोकल मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे लोकल ही रहेंगे। भ्रष्टाचार, साफ सुथरी सरकारें दी, ऐसी सरकारें दी जिन्होंने प्रदेश की प्रगति की, तरक्की करी और आवाम के लिए काम किया। बताइए वहां पर नौकरियों की भर्ती हुई हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा में बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनेगी क्या? एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ये तो जब भी सरकारी नौकरियां बढ़ती थी लगातार कहता था सिर्फ जिसकी सिफारिश होगी उसकी नौकरी लगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। तो दोनों सरकारों में, वो बेशक महाराष्ट्र की हो, बेशक वो हरियाणा की हो, वो बेशक फडणवीस साहब हो, बेशक खट्टर साहब हो, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है, एक भी। और ईमानदारी से लोगों के लिए काम किए हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं 370 की, कश्मीर के इंटीग्रेशन की, तो जो इकोनॉमी की हालत है और जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो इशू भी तो परेशान करेंगे बीजेपी। अभी मैं उस पर भी आता हूं, परंतु मैंने अभी कहा 370 के विषय मैंने अपने नहीं कहा। मैंने कहा कांग्रेस में एक मत्ता नहीं है। रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, इनसे एक सवाल पूछिए, इनसे एक सवाल पूछिए कि शरद पवार ने, अनुराग रोहित विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, इनसे एक सवाल पूछिए कि कल शरद पवार ने कहा है कि देखिए अगर सरकार, भारत सरकार पुलवामा जैसी घटना नहीं करती है तो महाराष्ट्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और भारत सरकार पर उन्होंने आरोप लगा दिया, यानी मोदी सरकार पर, कि वो पाकिस्तान और वहां पर आतंकवाद के मुद्दे को, कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे में वो कुछ स्टेज करके अपना मुद्दा हड़प लेती है और राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकती है। संगीन आरोप लगाया शरद पवार, वरिष्ठ नेता, पूर्व रक्षा मंत्री हैं। उसको हमारी सरकार लड़ रही है। उसके लिए इससे जो स्टेप जो कर लिया, इससे बड़ा स्टेप नहीं होता। विस्कान से एफडीआई देंगे जो लोग अपने यहाँ पैसा रोक कर एक बार उनसे आरपी सिंह से जरूर पूछिए कि क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश कर रही है? क्योंकि शरद पवार का बयान आया था कि बीजेपी इससे बेनिफिट हो रही है। बढ़ेंगे तो प्रॉफिट वापस जाएंगे। तो इसलिए ये कहना है, एक मिनट में रोकना चाहूंगा, एक मिनट में रोकना चाहूंगा। तो ये कहना है कि उसके कारण से सरकारों पे चुनाव में असर पड़ेगा, उसका चुनाव पे असर नहीं है। लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे और लोकल मुद्दों पर दोनों सरकारें बहुत अच्छा काम करती है। अजय आपके पास लौटेंगे, अजय आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको ये भी सुना देते हैं कि शरद पवार का वो बयान सुना देते हैं जिसका जिक्र रोहित कर रहे थे। आणि त्या सगळ्या प्रकाराच्या नंतर देशाचं चित्र एकदम बदललं आणि त्याचा पुरेपूर लाभ हा राज्यकर्त्यांना झाला. म्हणजे असं मी एकेकाळी देशाचं डिफेन्सचं काम बघितलेलं आहे आणि मला काही निवृत्त अधिकाऱ्यांची त्यांनी एक अशी माझ्यापुढे शंका केली की ही जाणून बुजून केली होती का आणखीन काही त्याच्या पाठीमागं पाकिस्तानकडनं उद्योग होता, त्याच्या खोलात जायची गरज आहे. आरपी सिंह जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे पूछिए क्या राष्ट्रवाद का बेनिफिट इस बार बीजेपी को मिलेगा? जैसा कहना था शरद पवार का कि पिछले चुनाव में बीजेपी को राष्ट्रवाद पर बहुत सारे वोट मिले थे। सिंह साहब, राष्ट्रवाद का जो एक मुद्दा है वो पिछले चुनाव में काफी उभर कर सामने आया था। अभी शरद पवार जो है वरिष्ठ नेता एनसीपी के, फॉर्मर मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी, उनका ये कहना कि बीजेपी राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ती है और पुलवामा को लेकर भी उन्होंने कहा, काफी सवाल उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं टारगेट किया है प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रवाद पर चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर आज प्रखर राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं और प्रखर राष्ट्रवाद के 70 साल की जो समस्या कश्मीर की बनी थी उसको हमने ठीक किया, तो ये मुद्दा है तो है। और जहां तक पुलवामा की बात करते हैं या बालाकोट की बात करते हैं, तो आज तो इमरान खान ने भी मान लिया कि हाँ बालाकोट में हमला हुआ था। इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा कि बालाकोट में हमला हुआ। अब ये ना माने तो अलग बात है। अब हम इनके लिए तो नहीं करेंगे ना जी। अब अगर इनको सर्टिफिकेट चाहिए तो इमरान खान से ले लें अपना। मैंने सेना के अधिकारियों से बात की है, मैंने सेना के अधिकारियों से बात की, उन्होंने ये कह दिया है और सोर्सेज नहीं, वो उनका नाम लेके बोल रहे हैं कि मैंने सेना के अधिकारियों से बात की, वो पुलवामा पे वो भी शक करते हैं। बहुत बड़ा संगीन आरोप है, भारत की छवि खराब करने वाला आरोप है। आपने किया नहीं, हमारे पास मौका है, हमने किया, हम इसको जनता के आगे लेके जाएंगे। एक शरद पवार ने ये कहा है कि उनकी जो है वो 13-14 ऑफिसर से बात हुई है, पुलवामा को जो है यूज किया गया है, उस हमले को जो है वो यूज किया गया है आपकी सरकार ने, ये एलिगेशन लगा। देखिए अब वो वापस, मैंने अभी कहा इमरान खान साहब कहते हैं बालाकोट, ये तो कहते हैं बालाकोट हुआ ही नहीं, ये तो कहे बालाकोट में कुछ हुआ ही नहीं। अब पाकिस्तान ने बॉम्बे में हमला किया, अब वो कहीं जी हमने हमला कराया, मतलब भारत सरकार ने हमला कराया था, ये तो ये ऐसा इंगित करना चाहते हैं ना जी। और वो मान रहे हैं कि हमने किया।
हमने वो कई बार इमरान खान उसके मंत्री फवाद चौधरी कई बार कहते थे पुलवामा द्वारा करेंगे। जब वो कहते हैं पुलवामा द्वारा करेंगे तो उसके मतलब पुलवामा उन्होंने किया। जिस तरह 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन के पोस्टर्स लगे थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ और उस पर कैंपेनिंग की गई थी, बाद में वो पोस्टर्स हटा दिए गए थे। क्या इस बार भी हरियाणा और महाराष्ट्र में 370 को लेकर कैंपेनिंग की जाएगी? धारा 370 ये भी तो हटा सकते थे, किसने रोका था? तो नहीं हटाया। तो इनके मन में तो राजनीति थी, इनके मन में तो सिर्फ ये था कि हम किसी प्रकार से ये कर मुसलमानों को खुश करें। ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते देश को नुकसान किया इनका, उसका जवाब देंगे। देखिए इस तरह से जो वापस धारा 370 को हटा दिया, कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया गया, क्या ये सब भी इश्यूज रहेंगे? ऑब्वियसली मैंने शुरू में कहा ये क्यों नहीं इशू होगा? देश की सुरक्षा के आरोप तो बड़ा इशू नहीं है। कश्मीर 70 साल से हमारी एक समस्या बना हुआ था और खास करके 1987 से लेकर अब तक बड़ी समस्या बना हुआ था कि बड़ा इशू नहीं है। अब इस समस्या को रिजॉल्व किया, उसको आगे ठीक करने मिल रही है। अरुण आगे भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा है आइए वो एक बार आपको सुना देते हैं। Scrutiny of nominations is 5th October. Last date of withdrawal of candidature is 7th October. Date of poll, I repeat, date of poll for both the states is 21st October. 21st? Yes, 21st. Counting is 24th. 24th. Issue. तो संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी कि काउंटिंग कब है। क्या आशीष सिन्हा रोहित कुछ कह रहे हैं? यार को कहूंगा मेरा ऑडियो आप रखें। फिलहाल उन्होंने गलत प्रतिक्रिया सुना दी है। संजय राउत की जगह ऑडियो उन्होंने उठा दिया है दूसरे व्यक्ति का, तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी का उठा दिया था। दोबारा सुनाएं और सही ऑडियो उठाएं ताकि जनता समझ सके कि संजय राउत ने क्या कहा था। पीसीआर दोबारा सुनाएं उस बाइट को। एक बार आपको फिर से सुनाते हैं संजय राउत ने क्या कहा था, सुनिए। चुनाव की तारीख आज डिक्लेयर हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से जुट गया था और शिवसेना की लगभग पूरी तैयारी, ग्राउंड वर्क पूरा हो गया है। हमारे जो उम्मीदवार है उनका चयन भी लगभग पूरा हो गया है। दिवाली से पहले मतदान भी होगा और नतीजे भी आएंगे इस बार, तो दिवाली से पहले ही युति के विजय के पटाखे फूटने वाले हैं। साथ जुड़े हुए हैं चुनाव आयोग के बाहर से आशीष, आपसे जानना चाहेंगे इस बार कई गाइडलाइंस चुनाव आयोग की तरफ से सामने भी रखी गई हैं, पैसे को लेकर भी जिक्र किया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि 2 ऑब्जर्वर्स रखे जाएंगे जो इसको एनालाइज करे, इसको स्क्रूटनाइज करे और कॉर्पोरेट बैंक्स पर भी चुनाव आयोग की नजर होगी। सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए चुनाव आयोग लोकसभा से ही देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय से चुनाव आयोग ने जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज थी, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सबों को चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन बनाकर दी थी, उसको फॉलो करने के लिए कहा था। इससे पहले जब डेट अनाउंस हुआ था उससे पहले ही सभी सोशल मीडिया कंपनीज ने चुनाव आयोग को लिखा था कि लोकसभा की तरह इस बार भी वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। दूसरी अहम बात, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जो नक्सली प्रभावित हैं, उनको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सुरक्षा बल हैं भारी मात्रा में तैनात रहेंगे। तीसरी अहम बात, चुनाव आयोग शुरुआत से ही धल और बल दोनों के ही खिलाफ रहा है चुनाव में इस्तेमाल करने को लेकर। जब चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र गई थी उस समय शिवसेना सहित दूसरी पार्टियों ने मांग की थी कि जो उम्मीदवार का खर्चा हो वो 28 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया जाए। 70 लाख केवल लोकसभा में कैंडिडेट खर्च कर सकते हैं, जबकि विधानसभा में ये सीमा 28 लाख है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि 28 लाख से ऊपर खर्च नहीं होगा। चौथी अहम बात, चुनाव आयोग विशेष 2 टीमें जो होंगी वो भेजेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पे उसकी विशेष नजर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि जिस तरह से बेंगलुरु में, आंध्रा में, तमिलनाडु में चुनावी टीमों ने धन और बल दोनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमें भेजी थी, वही विशेष टीम हम महाराष्ट्र में भी भेजेंगे। पांचवी अहम बात, इस पूरे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज होंगे वो लगाए जाएंगे ताकि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो सके। और सबसे अहम बात कि आईटीवी की चुनाव से संबंधित सभी खबरों पे मोहर लगी। 12 सितंबर को हमने खबर चलाई थी कि दीपावली से पहले नतीजे आ जाएंगे। आज चुनाव आयोग ने उस पर मोहर लगाई। आपको सीधे लिए चलते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। चुनाव ऐलान के बाद उनकी तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त वो मुंबई मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ही उनकी
उनके तमाम समर्थकों के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। ये तस्वीरें शायद मातोश्री से आ रही, हम अपने मुंबई संवाददाता संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उनका घर है मातोश्री, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही चुनाव, ये तस्वीरें इसलिए भी मायने रखती है कि इस बार आदित्य ठाकरे, इनके बेटे जो हैं, और ये ध्यान रखिए कि पहली बार ठाकरे खानदान का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत अटकलें लग रही हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद आदित्य ठाकरे को दिया जा सकता है। यंग है, नए चेहरे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है, यूथ प्रोग्राम किए हैं, यहां तक कि बड़े बड़े चुनाव के पंडित उनको शिक्षा देने पहुंचे थे, कई तरह की ट्रेनिंग हुई है और अब उनको जाकर के एक तरीके से तैयार किया गया चुनाव के लिए, इसलिए ये तस्वीरें बड़ी मायने रखती थी। वैसे यहाँ पे देश रतन जी की बात चलना चाहिए कंचन, ये नहीं लगता कि चुनाव के ऐन मौके से पहले, अभी चुनाव का ऐलान हुआ है और तमाम विपक्षी पार्टियां फिर से उस जाल में फंस गई हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से चुना जाता है। सत्ता पक्ष ने उन्हें देशभक्ति के जाल में खींच लिया है और वो उसी को तोड़ने में लग गई हैं, आर्थिक मोर्चे से, तमाम चीजों से। कहीं देशभक्ति के आगे अर्थनीति या अर्थशास्त्र टिक पाएगा, आपको लगता है? देखिए, ये दोनों साथ साथ चीजें चलती हैं। ये कहना कि देशभक्ति आर्थिक नीतियों से ऊपर है नीचे, मैं नहीं मानता। पिछले 2 दिन से देख रहे हैं जो आर्थिक नीतियों में फेरबदल किए गए, जो सडनली आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज पिछले 10 साल का सबसे ज्यादा उछाल लिया, तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। दोनों को रखने की नहीं देश रतन जी, देखिए बात यहाँ हो रही है कि क्या जनता जो वोट करती है, जनता के वोटिंग पैटर्न पे, उनके मनोदशा पर, उनके मन मस्तिष्क पर कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा? देखिए, मेरा बार भी बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही पुलवामा हुआ उसके बाद विपक्ष के तमाम मुद्दे पीछे हो गए थे। इस बार वो लोग फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लगता है कि उसके आगे कहीं टिक पाएंगे ये सारे मुद्दे? देखिए, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कहीं पानी की दिक्कत अगर है, कहीं सड़कों की दिक्कतें हैं, या लोकल लेवल पर जो जितने इश्यूज हैं वो तो रहने ही रहने। हाँ, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का जो विषय है, इसमें मेरे ख्याल से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, ना जनता करने देगी किसी को। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि राष्ट्रभक्ति की तरफ जो भी पार्टियां होंगी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीरें जब दिखाना चाहेंगे। उद्धव ठाकरे ये शिव बंधन बांध रहे हैं। शिव बंधन जो है, ये जब कोई शिवसेना में शामिल होता है तो उसको पहनाया जाता है। ये भी एक बड़ी विचित्र तस्वीर रही कि पूरे चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी एक तरीके से, और बीजेपी शिवसेना का गठबंधन जिसे महायुति कहा जाता है, युति जो है इस वक्त इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो थे वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं सुजय विखे पाटिल के पिताजी की बात कर रहा हूं। विखे पाटिल खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, शिवसेना में बड़े बड़े कांग्रेस के लोग शामिल हो चुके हैं, प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त संजीव जी, कहीं से भी महाराष्ट्र में विपक्ष जो है आपको कहीं से भी ताकतवर दिखाई दे रहा है। सारे बड़े नेता आ चुके हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें अशोक चौहान को रखा गया था एक तरीके से फेस के तौर पर। अशोक चौहान का ऑडियो लीक हो गया था, कह रहे थे कि मैं खुद नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, और उसके बाद जो हाल हुआ सबने देखा। अब कांग्रेस के, एनसीपी के और बाकी लोगों के जो नेता हैं वो सारे युति में शामिल होने की कोशिश में घुसे हुए हैं। ऐसे में कहीं से भी लगता है आपको कि ये जो तस्वीरें आ रही है, ये विपक्ष को शक्तिशाली या थोड़ा सा भी बीजेपी को तनाव देने के लिए विपक्ष ताकतवर हो पाएगा? देखिए, विपक्ष जो अभी दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे सहमा है और बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो टक्कर नहीं दे पाएगा। आपने हालांकि ये चुनाव में मुद्दे की बात यदि आप कर रहे हैं तो कल हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे, जिस तरह से तमाम वो अपने उपलब्धियों के साथ साथ खास करके 370 और 35 को प्रमुखता से स्थान दिया और नया कश्मीर बनाना है, जिस तरह से उन्होंने जोर दिया। मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को टच करे और लोगों को लोगों के जहन तक आसानी से पहुंचे और लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ खींचे, ये मुद्दा एक रहेगा इसमें। हालांकि विपक्षी जितने भी हैं वो कोशिश करेंगे लगातार सरकार के नाकामयाबी। लेकिन संजीव जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, और आपको याद होगा राजस्थान में जब ये विधानसभा चुनाव हुआ था पिछले साल, तो ये नारा भी काफी चलन में आया था कि वसुंधरा तुझसे बैर, खैर वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेज से बैर नहीं, और उसीलिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार गिरकर कांग्रेस की सरकार वहां पर आई थी। इस वक्त आप सबको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता ने दुष्यंत चौटाला से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं वो।
हरियाणा विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारी बात करेंगे। सबसे पहले जननायक जनता पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला हमारे साथ में है। दुष्यंत जी, 27 तारीख से अब कुछ ही दिन है, नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। 4 तारीख नामांकन, 21 अक्टूबर को मतदान। किस तरीके की तैयारियां देखते हैं? हालांकि कुछ उम्मीदवारों का ऐलान जरूर आपने कर दिया है। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी पूरी तौर पर तैयार है। हमने सबसे पहले 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और अब तो इलेक्शन नॉमिनेशन की डेट 27 से शुरू है, 4 तक है, 21 को चुनाव है, 24 को रिजल्ट है। कल जननायक जनता पार्टी की रैली है और आप मानकर चलो कि जन सम्मान दिवस जो रोहतक में हम बनाने जा रहे हैं, ये अपने आप में शंखनाद होगा आगामी चुनाव का। और रोहतक के मेला ग्राउंड से एक नया इतिहास हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा के आने वाले भविष्य के लिए हम मिलकर रचने का काम करेंगे। हालांकि इससे पहले बात करें तो जींद का उपचुनाव लड़ा था, पार्टी के गठन के बाद लोकसभा के चुनाव भी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी पहली बार चुनाव चिन्ह के साथ उतर रही है। तो क्या कुछ मुद्दे आप सबसे पहले जो बात करें तो विधानसभा के चुनाव में लेकर जा रहे हैं? पहली बार नहीं, 11 महीने पहले इस पार्टी का गठन हुआ था और इस 11 महीने के दौर के अंदर हमने तीसरा चुनाव हम देखेंगे। पहला चुनाव बाई इलेक्शन था, हम सेकंड आए। दूसरा चुनाव लोकसभा का चुनाव था जो कि नेशनल पार्टीज के बीच में लड़ा गया और रीजनल पार्टी के तौर पर भी हमने हाईएस्ट वोट लेने का काम किया। 6% से ऊपर हमारे संगठन के वोट आए 7 सीटों पर। और इसी बीच तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी नेता अनिल विष्ट क्या कहना है, आपको वो सुनाते हैं। चुनाव आयोग ने तरीके अनाउंस कर दिए हैं, तो हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लिए तो चाहे कल चुनाव करा लें। तो 10 दिन लेट जरूर है, तो तैयारी जो है किस तरह से? नहीं, हम तो तैयार हैं पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनको कभी भी बैरकों में नहीं भेजा जाता। ये तो हर वक्त तैयार रहते हैं। सर, इस बार 75 पार का जो है नारा दिया गया है और अभी भी लगातार दूसरी पार्टियों से नेता भी आ रहे हैं, तो किस तरह से जो है जो माहौल है, जैसा वातावरण है, जैसा सीएम साहब की जो जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन मिला है, तो ये तो 75 से भी काफी आगे तक जाएगा। तो महाराष्ट्र में 288 और हरियाणा की 90 सीटों पर 21 तारीख को चुनाव होने हैं। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। क्या नतीजे आते हैं, सत्ता किसके पक्ष में जाती है, ये तो 24 को पता चलेगा। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चर्चा उस पर भी। 21 अक्टूबर यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और वोट करेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में नतीजे क्या होंगे, सरकार किसकी बनेगी, कुर्सी किसको मिलेगी, ये तो 24 को पता चलेगा। लेकिन देशरत्न जी, यहां पर मैं आपसे एक बहुत छोटा सा एक एनालिसिस जानना चाहती हूं महाराष्ट्र पर, क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म पर है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। बयान तो कई सामने आया, लेकिन फॉर्मूला कोई सामने नहीं आया। शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि 120 से ऊपर सीटें नहीं देना चाहती है बीजेपी। अगर इतिहास देखा जाए तो 1989 से, जब से इस पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब से शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ी है बीजेपी से। 2014 वो साल था जब दोनों साथ में नहीं लड़ी थी। ऐसे में आने वाले समय में इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? क्या ऑपोजिशन इसका फायदा उठा के अपने आप को स्ट्रांग फ्रंट पर शो कर सकता है? देखिए, अगर आप पिछला इतिहास देखें, ऐसे हालात हमेशा शिवसेना और बीजेपी के बीच में रहे हैं और आखिर में इनका समझौता हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, जो विपक्ष की स्पेस होती है, जो विपक्ष के पास होनी चाहिए, वो शिवसेना के पास रहती है इस झगड़े से। और हमेशा आखिर में जब वो हो जाता है, जब समझौता हो जाता है, तो वो स्पेस विपक्ष ले ही नहीं पाता है। तो दोनों मिलके वो 2/3 बहुमत से ऊपर हमेशा निकल जाते हैं। तो ये बहुत सोची समझी राजनीति है और स्ट्रेटेजी, जिसको मैं मानता हूं हमेशा से इन्होंने रखी हुई है। और समझौता देखिए होगा और आराम से हो जाएगा। लेकिन इससे समय में हर बार की तरह इस बार भी समझौता होगा, जैसे 2014 में चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया देशरत्न और संजय, आपका हमें जानकारी देने के लिए। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 1 महीने बाद ये चुनाव होने हैं। नतीजे 24 तारीख को पता चलेंगे। दिवाली से ठीक पहले ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अच्छे तरह से दिवाली बनाने जा रही है। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।